नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। रेल हादसे की जांच रेलवे की टेक्निकल टीमें तो कर ही रही थीं, तो फिर जांच सीबीआई को क्यों दे दी गई? क्या हादसे में कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिन्हें डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना जरूरी हो गया है? क्या यह हादसा वैसा नहीं है जैसा समझा जा रहा था? क्या पटरियों पर छिटक गई और 3 मिनट में 3 ट्रेनें सदी के सबसे बड़े हादसे का शिकार हो गईं? पहले कवच की बात हुई, आज सुबह तक इंटरलॉकिंग सिस्टम को वजह माना गया और अब से कुछ देर पहले सीबीआई जांच की मिल रहे हैं जो इसे साजिश की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या ये ऐसा असंभव हादसा था जो डिजिटली या टेक्निकल हो ही नहीं सकता था? क्या हादसे के ह्यूमन हैंड का अंदेशा पुख्ता होता जा रहा है? क्या कंट्रोल रूम में कोई ऐसा आदमी था जिसे टाइमिंग, लोकेशन और सारी ट्रेनों की सिचुएशन पता थी? 3 मिनट में जो हुआ, इस हादसा कहना सही है या साजिश कहना सही है? इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। क्या सिग्नल फेल हो गया? क्या कोई बड़ी साजिश हुई? क्यों उठ रहे हैं ये सवाल? क्यों हो रहा है साजिश का शक? क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को छेड़ा गया? क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया गया? ये शक यूं ही नहीं हुआ है, आशंका खुद रेल मंत्री ने जताई है। जी आई थी यहाँ पर, उनका स्टेटमेंट मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना का कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की बात नहीं है। ये जिसने भी किया है उसने एक ऐसा परिवर्तन किया है पॉइंट मशीन में, ट्रैक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस कॉन्फ़िगरेशन से बाकी सारी की सारी चीज़ें चलती है, उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा, लेकिन सब चीज़ें मैं तभी बोलूँगा जब इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए। 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, पर खर्चे उड़ गए हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के। 5 साल में सेफ्टी के लिए जबरदस्त काम किया गया है, फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? पिछले जो आशंकाएं सामने निकल कर आ रही हैं, वो चौंका रही हैं, बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। जब मेन लाइन पर ग्रीन सिग्नल था तो कोरोमंडल लूप लाइन पर कैसे चली गई? जब कोरोमंडल कैसे फेल हो गया? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेल मिनिस्ट्री को जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिला है उसमें तो सब कुछ ओके है, फिर यह हादसा कैसे हो गया? मैं फिर से दोहराऊंगी कि तरह से उसको एज अ डिटेक्टिव उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा हादसा हो गया है कि वो ग्राउंड सिचुएशन पूरी खत्म हो चुकी है। हमारे पास एक डिजिटल रिकॉर्ड है, जो कि कोई एरर नहीं दे। Know what went wrong, what possibly went wrong, but as again I am repeat very soon with specific responsibility. रेलवे की टीम जांच कर रही है, लेकिन जो बात सबसे बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है वो चौंकाने से ज्यादा डरा रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस उसी लूप लाइन पर क्यों गई जहां मालगाड़ी आयरन ओर से लदी थी? आयरन ओर से लदी ट्रेन में जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई, इसीलिए हादसा बड़ा हो गया। क्या जानबूझकर कोरोमंडल एक्सप्रेस को आयरन ओर वाली मालगाड़ी की तरफ भेजा गया? अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए, और ये इतना तेज़ इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी, जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है।
तो वो सारा इम्पैक्ट जो है कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। कोचिंग ट्रेन थी ये। अब इस ट्रेन के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये ट्रेन है LHB ट्रेन, ये है बैकग्राउंड इसका। इसके साथ चूंकि इसके डिब्बे बिखर गए इम्पैक्ट के वजह से, कोलिजन की वजह से सारा इधर उधर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए। और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी। वो करीब करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिस फॉर्चून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके पीछे के 2 डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी 2 डिब्बे वो भी डिरेल होके, यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फिक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो 2 डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई। इशारा बड़ी साजिश की तरफ क्यों है? क्योंकि सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को छेड़ा गया। हो सकता है उसके कॉन्फ़िगरेशन को किसी ने बदला हो। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है और क्यों ये शक गहरा रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह है, ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। गलती की संभावना न के बराबर रहती है जब तक कि इसमें कोई इंटरनल फॉल्ट न हो या फिर कोई इसके साथ छेड़छाड़ न करे। फेसी हमें कुछ जानकारी पता चली है जिससे कि हमें लगता है कि सिग्नलिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन जैसा मैंने इनको बताया, हम डिटेल आपके साथ तभी शेयर कर पाएंगे जब CRS साहब अपनी इंक्वायरी सबमिट करेंगे। ये अभी एक क्वाजी लीगल प्रोसेस में चला गया है। CRS हैज़ द पावर्स ऑफ अ जज, एंड जैसा आप जानते हैं किसी भी लीगल केस में इफ द मैटर इज सब जुडिस यू कैन नॉट डिस्कस द डिटेल्स विद पब्लिक। सीधे सीधे समझ लें तो किसी भी गाड़ी को लूप लाइन में लाने के लिए 3 बटन का मैकेनिज्म होता है और इसी पर इंटरलॉकिंग सिस्टम एक्टिव होता है और ट्रेन लूप लाइन या किसी दूसरी लाइन पर चली जाती है। स्टेशन मास्टर के पैनल पर 3 बटन होते हैं, सिग्नल बटन, रूट बटन, रिवर्स बटन। जब ये तीनों बटन एक साथ दबते हैं तभी ट्रेन लूप लाइन पर जाती है। यहाँ सवाल है कि 1 बटन गलती से दब सकता है, 2 बटन गलती से दब सकते हैं, 3 बटन गलती से एक साथ नहीं दब सकते। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि जो डिजिटल डाटा मिला है उसमें तीनों बटन के दबने की बात नहीं कही गई। पिछले स्टेशन से मेन रूट यानी कि 2 बटन, सिग्नल बटन और रूट बटन दबाए गए थे और मेन रूट को क्लियरेंस मिला हुआ था। कोरोमंडल को मेन रूट से निकल जाना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कोरोमंडल लूप लाइन की ओर चली गई। ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था। तो एक ये चीज़ जो बीच बीच में लोग कहते हैं कि सिग्नल लाल था उसके बावजूद वो चले गए, वो सो गए थे, ये वो। तो लेट मी क्लैरिफाई, हमारा स्टाफ जो है वो लिटरली अपनी जान को हथेली पे रख के सारे पैसेंजर्स की जान को साथ में लेके जाता है अपनी जिम्मेदारी के साथ। उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की। उन्होंने बताया, इससे पहले उनको बहुत चोट लगी है, पर उन्होंने साफ बताया कि सिग्नल ग्रीन था। और ये कि सिग्नल ग्रीन था, ये हमारा जो डेटा का रिकॉर्ड है जो कि एकदम फाइनल रिकॉर्ड रहता है, एंड अगेन वो सील्ड रिकॉर्ड है क्योंकि वो भी एक पार्ट है इंक्वायरी का। रिवर्स पॉइंट जो है, आपको अगर ए रूट में एक मान लीजिए 1 नंबर लाइन है, ये 1 नंबर लाइन में अगर आपको गाड़ी देना है तो ये रिवर्स पॉइंट पहले बना देने का है। पहले रिवर्स करने का है, उसके बाद आपको सिग्नल देने का है, सिग्नल बटन प्लस रूट बटन। तो यही 3 बटन में काम है, सिग्नल बटन, हाँ, सिग्नल बटन, रूट बटन और रिवर्स पॉइंट। और अगर रूट हमें इंटरलॉकिंग के जरिए चेंज करना है तो पहले हमें पहले रिवर्स करेंगे, पॉइंट को रिवर्स करेंगे। वो नॉर्मल पॉइंट रहेगा, लॉकिंग नहीं होता है, ओनली रिवर्स होगा पॉइंट, ओनली पॉइंट रिवर्स होगा। उसके बाद आप सिग्नल देंगे। अगर भी आप सिग्नल को भी देंगे, सुन लीजिए, मेन लाइन है, हम इधर सिग्नल देंगे, अगर भी सिग्नल देंगे तो ये जो है रूट जो अगर आप नहीं मारेंगे बटन, फिर भी ये सिग्नल जब रूट मारेंगे तो वो ऑटोमेटिक ये रूट पकड़ेगा।
तो अगर हम आपसे ट्रेन जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में जानकारी न लेते हुए हम अगर लोगों को समझाएं कि ये ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस इस रास्ते उसे जाना था, उसे ये जो सिग्नल बटन है वो दबा था उसके लिए, रूट बटन दबा था उसके लिए ये, लेकिन वो बिना रिवर्स बटन, बिना रूट बटन के इस रास्ते पर चली आई है। अब सवाल है कि साजिश की आशंका क्यों लग रही है। उसकी वजह है इंटरलॉकिंग सिस्टम का मैकेनिज्म। इंटरलॉकिंग सिस्टम रेलवे में सिग्नल देने वाला सिस्टम है। इंटरलॉकिंग में सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आसान होता है। EI सिस्टम एक प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है। फेल होने के मामले में न्यूनतम सिस्टम डाउन टाइम होता है। जो हम लोगों के कोई भी स्टेशन होता है जिसमें आपने देखा कि 2 लाइनें जो जा रही हैं, एक अप और एक डाउन, उस स्टेशन पे 2 और लूप लाइंस होती हैं। तो उस मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। तो 2 चीजें हो गई बेसिकली, एक पॉइंट और एक ऑक्युपेंसी ऑफ ट्रैक। सिग्नल जो है इस तरीके से इंटरलॉक होता है, जो इंटरलॉकिंग वर्ड आप लोग यूज कर रहे हैं उसको यहीं से लिया गया है। इस तरीके से इंटरलॉक होता है कि आगे की लाइन ऑक्युपाइड है नहीं ये पता चल जाए, और पॉइंट उससे सीधा ले जा रहा है या उसको लूप लाइन में ले जा रहा है ये पता चल जाए। तो जब पॉइंट सीधा ले जा रहा है और आगे का ऑक्युपाइड नहीं है तब वो सिग्नल ग्रीन होता है, और जब पॉइंट लूप में ले जा रहा होता है उसे और लूप लाइन क्लियर है तब वो सिग्नल येलो होता है और उसका रूट दिखाते हैं कि ये दूसरे रूट पे ले जा रहा है। तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली काम करती है। तो ये आप मतलब ये कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, लेकिन अगर इसको जानने समझने वाले चाहें तो इसके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कुछ इंटरनल फॉल्ट भी हो जाते हैं, इसकी भी एक संभावना है। लेकिन सिग्नल फेल कैसे हुआ, कोरोमंडल लूप लाइन पर कैसे चली गई, हाई लेवल की कमेटी जांच कर रही है, और ये साजिश है या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट, वो सच भी सामने आ जाएगा। सरकार 288 मौत के जिम्मेदारों को तलाश रही है। उधर इस पर सियासत भी जोरदार हो रही है। कांग्रेस से लेकर पूरा एंटी मोदी मोर्चा मोदी का नया पुराना पन्ना निकाल रहा है। कोई कह रहा है कि हादसा हुआ तो प्रधानमंत्री एसी कमरे में मीटिंग कर रहे थे, कोई उनके ड्रेस पर कमेंट कर रहा है, कोई वंदे भारत में हरी झंडी दिखाने को लेकर उन पर ताने कस रहा है। रेल हादसे का पूरा जिम्मेदार मोदी को बताया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस कुछ घंटे चुप थी, लेकिन अमेरिका से जैसे ही रेल हादसे पर राहुल ने मोदी पर मिसाइल छोड़ी, कांग्रेस ने पूरे आरोपों का फाइल खोल दिया। और यही नहीं, मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का मौका बंगाल से दीदी और बिहार से तेजस्वी को भी मिल गया। दाल में कुछ काला है। मैं चाहती हूँ जो सोच है उसको आप निकाल दो, इससे आने वाला जिंदगी तो बचेगी। और जो सोच है वो छुपाने के लिए, आप अपन को बचाने के लिए आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपको रेजिग्नेशन हम नहीं मांग रहे हैं, आप अच्छा से रहो। जब जनता ने आपको रेजिग्नेशन देंगे वोट का बारे में, तब हम सोचेंगे, बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टी तो कहेंगे उसको बात, मैंने तो नहीं कहा। आप तो अभी सच बताओ, सच क्या था? एक दिन में इन्वेस्टिगेशन हो जाता है? जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन पहलवानों के सवाल पर अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई, तो अब क्या कार्रवाई करती है सरकार ये तो उस वक्त ही बताएगा। लेकिन अब
तक तो किसी न किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए थी। इतना बड़ा हादसा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बताना चाहिए था। इतना भीषण हादसा हो गया, सरकार हादसे की वजह तलाश रही है और विपक्ष मोदी को घेरने की वजह। लेकिन एक सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है, यह हादसा उसी वक्त क्यों हुआ जब कोरोमंडल और यशवंतपुर एक्सप्रेस क्रॉस करने वाली थी, और कोरोमंडल एक्सप्रेस उसी लूप लाइन पर क्यों गई जहां आयरन ओर से मालगाड़ी लदी थी। लोहे से लदी मालगाड़ी को कुछ नहीं हुआ, ट्रेन को इतना कुछ कैसे हो गया? क्या किसी ने साजिशन जानबूझकर लूप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को भेजा? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? उसकी वजह है रेल मिनिस्ट्री के ये कुछ दावे। कोरोमंडल एक्सप्रेस में LHB कोच लगे थे। इसे जर्मनी के लिंक हॉफमैन बुश ने विकसित किया है। इन कोचेज की एक्सीडेंट सहने की जबरदस्त क्षमता होती है। नॉर्मल ट्रेन एक्सीडेंट में ज्यादा नुकसान नहीं होता। हमारी जो LHB कोचेस है उसकी ट्रेन है। ये LHB इज़ अ वेरी वेरी सेफ ट्रेन। अगर आप और एक्सीडेंट्स इस तरह की ट्रेन के देखेंगे, आपको मिलेगा कि इवन एट फुल स्पीड ये ट्रेन कैप्साइज नहीं होते। इसके कोचेस जो हैं वो दे डोंट टर्न टर्टल, और इसलिए उसमें जो लोग होते हैं वो उनको कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। तो मालगाड़ी बिल्कुल नहीं डिरेल हुआ क्योंकि आयरन ओर था वो। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं, और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया जो कि पैसेंजर्स के साथ थी, और उसकी वजह से ये इंजरीज और अनफॉर्चुनेट डेथ्स बहुत हुई। एक नहीं कई सवाल है। रेलवे की जांच का इंतजार है। दोषियों की निशानदेही हो गई है, जल्द ही इसका खुलासा भी हो जाएगा। सच जो भी है आए, लेकिन जरूरत है उन उपायों को करने की जिससे दोबारा ऐसे हादसे सामने न आए। ये हादसा हो गया, उसके बाद हम लोगों ने सब उसमें इन्वेस्टिगेट करना और समझने की कोशिश शुरू की। ठीक है, एक बार हादसा हो गया, आपने सबने तस्वीरें देखी हैं, कुछ लोगों ने शायद फिजिकली भी देखा हो कि वहाँ पे क्या हालत है सिचुएशन की। एक एक पटरी उखड़ गई है, एक एक पॉइंट उखड़ गया है, गाड़ियाँ डिब्बे सब एक के ऊपर अगल बगल यहाँ वहाँ छितराए हुए हैं। इसलिए ये भी कहना कि पॉइंट क्या मेन लाइन के लिए सेट था कि लूप लाइन के लिए सेट था, वो भी एक आसान जवाब नहीं है लेकिन उसका जवाब मिल जाएगा। वो जवाब CRS इंक्वायरी में निकल के आ जाएगा। लोगों की पहचान प्राइमा फेसी हो गई है, लेकिन हम आपके साथ CRS इंक्वायरी के बाद ही शेयर करेंगे। कल रात दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में पहलवान किस बड़े मंत्री से मिले? मंत्री ने पहलवानों को क्या भरोसा दिया? 1.5 घंटे की मीटिंग में क्या निकला? आज सोनीपत में जब बजरंग पुनिया पहुंचे तो मंच से क्या कहा? बजरंग पुनिया ने पंचायत में जुटे लोगों से आज फैसला लेने से क्यों मना कर दिया? सोनीपत में आज जो पंचायत हुई उसमें जयंत चौधरी, सत्यपाल मलिक, चंद्रशेखर भी शामिल हुए। सत्यपाल मलिक ने पहलवानों से राजस्थान जाने के लिए क्यों कहा? रेसलर को सत्यपाल मलिक अपने साथ राजस्थान की गली गली गांव-गांव क्यों घुमाना चाहते हैं? दिल्ली से लेकर सोनीपत तक 24 घंटे के अंदर क्या हुआ? कैसरगंज में ब्रजभूषण क्या कर रहे हैं? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। पहलवान और ब्रजभूषण विवाद में पहलवानों की पहली बार मुलाकात गृह मंत्री से हुई। विवाद के 140 दिन बाद ये मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के सरकारी आवास पर हुई। बैठक शनिवार रात को करीब 11 बजे हुई। बैठक में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के अलावा करीब 7 और पहलवान मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे शाह ने पहलवानों की बात सुनी। खिलाड़ियों ने गृह मंत्री के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी डिमांड रखी। खबर है कि इस मीटिंग में गृह मंत्री की तरफ से पहलवानों को भरोसा दिया गया कि जांच बिना किसी भेदभाव के होगी। अगर कोई दोषी हुआ तो कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई भी होगी।
एक और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के सहारे बीजेपी विरोधी नेता अपने राजनीतिक दांव को चलने में मशगूल हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदर्शनकारी पहलवानों की 1 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली बातचीत के बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या अब जल्द समाधान निकल जाएगा। सवाल ये भी है कि जो प्रदर्शन राजनीतिक अखाड़े में जा चुका है वहां से वो वापस कब और किस तरीके से होगा। बहुत ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा सकती है कि जल्द ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। दिल्ली में रात में पहलवानों और गृह मंत्री की बैठक खत्म हुई तो दिन में हरियाणा के सोनीपत में पहलवानों के समर्थन में मंच सज गया। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग में सोनीपत के मुंडलाना गांव के स्टेडियम में महापंचायत हुई। मंच पर जयंत चौधरी, सत्यपाल मलिक, चंद्रशेखर आजाद, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित कई लोग शामिल हुए। मंच पर रेसलर बजरंग पुनिया भी मौजूद रहे। पंचायत में जुटे लोगों के सामने बजरंग पुनिया ने कहा कि एक और पंचायत होगी जिसको खिलाड़ी तय करेंगे। 3 से 4 दिन में ये पंचायत होगी। बजरंग पुनिया ने कहा कि जगह बता दी जाएगी, पंचायत कहां होगी। बजरंग पुनिया ने सभी को इसमें आने का न्योता भी दिया है। इस लड़ाई में सबको एकजुट होने के लिए कहा गया है। इस पंचायत में रेसलर बड़ा फैसला ले सकते हैं। बेटियों की, बहनों की इज्जत के साथ खेला जाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हमें एक साथ जुड़ने की जरूरत है। अलग अलग अगर हम बटे रहेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज हमें एक मंच पे इकट्ठा होने की जरूरत है। जैसे मनदीप भाई ने बताया, चंद्रशेखर भाई ने बताया था कि भाई हम एक पंचायत की जरूरी है। एक पंचायत सोरम में हुई थी पीछे, एक पंचायत कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा कि हम लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इकट्ठा हो जाइए। एक कॉल मैं आज गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई फैसला ना ले आप। एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ी, वो कॉल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं। अलग अलग भाग में हम नहीं बंटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और जब तक हम इसमें बंटते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप आज कोई भी फैसला ऐसा ना ले कि हम भागों में बट के उसके ऊपर अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो उसमें भी हमारी जीत नहीं हो पाती, तो उसमें भी हमें नुकसान है। जी वही चीज है, आप लोग इसीलिए हमारे साथ खड़े हैं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि सभी इकट्ठा होके हम एक पंचायत खिलाड़ियों की तरफ से रखेंगे, जिसमें सभी जितने भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जितने हमारे संगठन हैं, हम एक मंच पे इकट्ठा करेंगे सबको। ये मुंडलाना की जो धरती है, यहाँ से मैं अपील करता हूँ जितने भी हमारे खाप चौधरी हैं, जितने भी संगठन हैं, हम जो आप लोगों को कॉल दे, जो पंचायत के लिए हम आप लोगों को एक जगह बताएंगे। 3 से 4 दिन में हम वो जगह डिसाइड करके आप लोगों को बता देंगे कि वहाँ पे पंचायत रखी जाएगी और वहाँ पे सभी इकट्ठा होके हम वहाँ से जो निर्णय लेंगे वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई के लिए वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। खिलाड़ियों को राजनीतिक दलों का समर्थन लगातार मिल रहा है। सोनीपत की पंचायत में चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे। मंच पर वो सत्यपाल मलिक के बगल वाली कुर्सी पर बैठे। चंद्रशेखर आजाद खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर भी पहुंच चुके हैं। और जहां आवाज देगी पंचायत, फिर कह रहा हूं इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, बंद मुट्ठी रहना। जहां आवाज देगी, जहां किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने खून के एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखते हैं कि खींच के भी लेके आएंगे। इस बात को भी आज याद रखना, क्योंकि संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसलिए चुप है। अगर संविधान कानून को ना मानते, किसी को इतनी जान नहीं देते कि हमारी पगड़ी से खेल ले। वो बहनें हमारा गौरव थी, है और रहेगी। और उनकी तरफ, उनके सम्मान पे आंख उठाने वाले याद रखें
सत्ता के दम पे ताकतवर हो, तुमसे सत्ता भी छीन लेंगे और तुम्हारा घमंड भी छीन लेंगे, याद रखना। ब्रिजभूषण के खिलाफ और खिलाड़ियों के समर्थन में खाप पंचायतों ने मोर्चा खोल दिया है। जून में ये लड़ाई और भी तेज कर दी गई है। 1 जून को मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत हुई थी, जहां राकेश टिकैत का घर भी है। मुजफ्फरनगर में बैठक जब हुई थी तब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 2 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायतों का जमावड़ा हुआ। दावा किया गया है कि अलग अलग राज्यों से 50 से ज्यादा खाप पंचायतों के मुखिया मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र की खाप पंचायत में जुटे लोगों ने एक सुर में राय रखी और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। 9 जून से फिर से जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ धरने की बात कही गई। प्रदर्शन को देशव्यापी करने का दावा किया गया। सोनीपत की पंचायत में 3 से 4 दिन में एक बड़ी पंचायत की बात कही गई। सबको इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे ले जाने की बात दोहराई गई। जिस व्यक्ति ने 2016 में जब मेडल जीता, साक्षी के लिए ट्वीट किया और ये कहा था कि रक्षाबंधन के दिन देश की बेटी ने मेडल जीता है। जिस व्यक्ति ने विनेश फोगाट को बुलाकर कहा, विनेश तुम मेरे परिवार की हो, आज उनकी नजर में, निगाह में प्रेम भाव है तो इनके लिए नहीं है, अगर है तो उनके टीम के सदस्य, उनके परिवार के सदस्य, ब्रिजभूषण शरण जी उनको दिखाई दे रहे हैं, तो सुधार अपने आप आएगा। ये हमारी लड़ाई, साझी लड़ाई है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस संख्या में यहां लोग आए, देख लीजिए, पंचायतें और भी होंगी, और आपने जो सुझाव रखा वो मुझे कुछ समझ में आया। जो आपकी बात थी कि बंटवारे हमारे आपस में जो भी हो, जब लड़ाई एक है तो मंच भी एक सजना चाहिए। मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मेरे दल के प्रत्येक कार्यकर्ता, कहीं भी होगा कार्यक्रम जो आप आह्वान करोगे, पूरा अपनी पूरी ताकतों के साथ उसमें लगेंगे और सहयोग करने का काम करेंगे। सत्यपाल मलिक भी सोनीपत की महापंचायत में मौजूद रहे। सत्यपाल मलिक जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने पहुंचे थे। सोनीपत में भी पहुंचे, वहां ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी की। लगे हाथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला। 24 के चुनाव का जिक्र किया। ब्रिजभूषण को भी हटाएंगे और जो सरकार उसका समर्थन कर रही है उसको भी 2024 में 100% हटा देंगे, ये आप मान के चलिए। मैं तो आज की सभा के बाद सीधे जाके राजस्थान में कूद जाऊंगा, वहां चुनाव है। अगर ये राजस्थान में हार गए तो बीजेपी पार्टी के लोग इनको हटा देंगे और ये वहां हार जाएंगे। मैं पहलवान भाइयों को भी कहूंगा, अगर 1-2 दिन के लिए वहां आ सकेंगे तो वहां की जनता इनके लिए तैयार खड़ी है, इनके समर्थन के लिए तैयार खड़ी है। मेरे पास कई दिन से वहां से फोन आ रहे हैं, एमएलएज के, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के, जयपुर यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष है निर्मल, उसके कि साहब हमारे यहाँ इनको लाओ और हम इनको घुमाएंगे। अब ये तो इनके ऊपर है, ये जो भी फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं, लेकिन मैं अपनी जात से, खुद से मैं जाऊंगा और राजस्थान में इनको घुसने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये चुनाव की तो बात ही छोड़ दें। सत्यपाल मलिक लगातार केंद्र सरकार पर अटैक कर रहे हैं। मसला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने का है, लेकिन वो राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की बात कर रहे हैं। जिन खिलाड़ियों का राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उनके मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं और खिलाड़ियों को भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की बात दोहरा रहे हैं। जो बात सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, वही बात किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी दोहरा रहे हैं। 24 में मोदी को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। बीजेपी ने हमें संसद में जाने से रोका, तो ऐसे हम इनको गांवों में घुसने से रोक दें। जैसे इन्होंने हमारी बेटियों को घसीट घसीट के ले गए, अगर ये हमारे गांव में घुसे तो हम ऐसे ही इनको घसीट के गांव के बाहर छोड़ के आएंगे। अगर मोदी जी को ये लगता है कि बहुत लोकप्रिय नेता है, वो पंचायत के इलेक्शन की तरह डायरेक्ट इलेक्शन कराएं, एक तरफ खड़े मोदी जी, दूसरी तरफ हम गवर्नर साहब को खड़ाएंगे प्रधानमंत्री के चुनाव में, पता लग जाएगा किसके पास क्या, किसकी क्या औकात है देश में। इस चुनाव को बदलने की जरूरत है।
पार्टी राज की बजाय जैसे पंचायती चुनाव होता है ऐसे डायरेक्ट चुनाव हो तो अच्छे नेता निकल के सामने आएंगे। अगर ये चुनाव हो जाए, इस तरह का चुनाव हो जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयंत चौधरी जी होंगे, देश के प्रधानमंत्री सत्यपाल मलिक जी होंगे हमारी व्यवस्था को सुधारने के। पहलवानों के मंच पर लगातार नेताओं का आना, उन्हें सपोर्ट करना, इस पर बृजभूषण लगातार सवाल उठा रहे हैं, गहरी साजिश की बात दोहरा रहे हैं। 28 अप्रैल को ही महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, जिससे बृजभूषण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ धारा 354A यानी यौन उत्पीड़न, धारा 354 मतलब लज्जा भंग की कोशिश, 354D यानी पीछा करना। अगर बृजभूषण दोषी साबित होते हैं तो 1 से 3 साल की सजा हो सकती है। वहीं एक नाबालिग महिला पहलवान ने भी बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत केस दर्ज किया गया है। मतलब नाबालिग का यौन उत्पीड़न, इसमें 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। पहलवानों की FIR पर खाप पंचायतों से लेकर विपक्षी दलों के नेता लगातार बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, तो बृजभूषण लगातार यौन शोषण के आरोप में सफाई दे रहे हैं। बृजभूषण लगातार कह रहे हैं कि ये एक ही परिवार, एक ही अखाड़े की साजिश है। बृजभूषण कह रहे हैं कि इस साजिश के पीछे कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। पूरी साजिश में एक बड़े उद्योगपति का भी हाथ है। WFI में हुए नियमों में बदलाव भी खिलाड़ियों को मंजूर नहीं है। बृजभूषण सफाई भी दे रहे हैं, दुहाई भी दे रहे हैं, लगातार मंचों पर भाषण भी दे रहे हैं। यही वजह रही कि 5 जून को अयोध्या में होने वाली बृजभूषण की रैली को रद्द कर दिया गया। कहा गया कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने बृजभूषण से ऐसा करने को कहा है, लेकिन अब 11 जून को बृजभूषण एक बार फिर से मंच सजा रहे हैं। ये आयोजन कैसरगंज के कर्नलगंज में होगा, जहां बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने समर्थकों के साथ होंगे। इलाके के विधायक भी होंगे। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम बीजेपी का है। बृजभूषण शरण सिंह गोंडा के कैसरगंज में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यूपी की सभी 80 लोकसभा सीट पर वहां के सांसद बड़ी रैली कर रहे हैं। कैसरगंज में ये रैली 11 जून को होगी और क्योंकि कैसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, इसलिए वो इस रैली के आयोजक हैं। इसे बृजभूषण शरण सिंह के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा हुआ है। बिहार के खगड़िया के अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल अचानक ढह गया। देखते ही देखते पुल के 4 पिलर्स नदी में समा गए। तस्वीरों में आप देखिए पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में कैसे अचानक गिर गया। हादसे के वक्त मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठती हुई दिखी। इससे नदी में नाव पर बैठे लोग सहम गए, डर गए। बताया जा रहा है कि पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिर चुका है। बिहार के भागलपुर में अचानक एक पुल भरभरा कर गिर गया। अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरने के बाद यहां मौजूद लोग सहमे हुए नजर आए। देखते ही देखते जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इस पुल के 4 पिलर्स गंगा नदी में समा गए। हादसे में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। ये कम से कम राहत की बात है। ऐसा बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। इस पुल का शिलान्यास 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने किया था। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। इसकी लागत 1700 करोड़ से ज्यादा की है। देखो, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए थे कि इस साल नवंबर या दिसंबर में इसका हम लोग शुभारंभ करवाएंगे, उद्घाटन होना था। लेकिन किन कारणों से ऐसी घटना घटी है तो जांच की बात है, एक टेक्निकल बात है। इसमें एक्सपर्ट से जांच होगी और पूर्ण जानकारी ली जाएगी और जो भी दोषी होंगे दंडित होंगे, इसमें दो राय नहीं रहेगा।
इस तरह से लगातार सर पुल गिरना है, पहले भी हादसा हुआ था, आपने भी निरीक्षण और जांच किया है और दोबारा ये घटना हो रहा है, तो मजदूर वहाँ पे नहीं थे तो बड़ा हादसा हो सकता, तो मजदूर की भी मौत हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे सर? हम इसमें कहना चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच जब तक नहीं होती, देखिए हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है, इसमें दो राय नहीं है। वहीं इस हादसे को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से ये सब कुछ हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ है। ये जो सिंगला कंपनी ने बिहार में कई पुल बनाए और कई पुल बनाया, उसमें ये पुल भी था जो भागलपुर को खगड़िया से जोड़ता है, और जो अजगबीनाथ जी का मंदिर है सुल्तानगंज में, उससे लाखों करोड़ों लोग आते हैं वहाँ। जितने लोग देवघर जाते हैं उतने लोग बाबा अजगबीनाथ के मंदिर में भी आते हैं, और यहीं से उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, यहाँ से जल उठता है और जाकर बाबा बैद्यनाथ के यहाँ डलता है। और ये पुल पूरे बिहार के लोगों की उम्मीद का पुल था, हम लोग बहुत दिन से इसकी मांग कर रहे थे। ये जांच का विषय है, इसके लिए हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। ये कंपनी बहुत छोटी सी थी, ये बिहार में आकर इसने बहुत सारे पुल बनाए हैं, और इसमें पूरी तरह भ्रष्टाचार है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का सिंबल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।